नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात करेंगे दोस्तों हिंदी पेडागॉजी का, हिंदी शिक्षण शास्त्र का दोस्तों पार्ट नंबर 2 है। और दोस्तों यहाँ पर हमने 15 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड किए हैं। दोस्तों एक ही वीडियो में हम 15 से 20 प्रश्न अगर यहाँ पे बहुत ही कंठस्थ तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप समझिए दोस्तों, अगर 15-20 से क्वेश्चन डेली अगर आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए, अगर हम इसी महीने 30 दिन के लिए दे दीजिए तो कितने प्रश्न हो जाएंगे। सभी लोग जानते हैं 450 यानी लगभग 500 प्रश्न हो जाएंगे। और 500 प्रश्नों में दोस्तों 15 ही प्रश्न आपके आते हैं हिंदी पेडागॉजी में। तो पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं मॉक टेस्ट। यहाँ पे 15 प्रश्नों का मॉक टेस्ट रहेगा। सरकारी शिक्षक बनो, बिल्कुल जी हाँ, सरकारी शिक्षक में एक बढ़िया बिल्कुल सिलेक्शन, एक सरकारी सीट अपनी पक्की कीजिए। अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। दोस्तों पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगर आप लोगों से आ रहा है तो मैं 5 सेकंड आपके लिए वक्त दे दूंगा, तो आप इसे सॉल्व करके हमें कमेंट द्वारा बताएं कि 15 में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं, आपका स्कोर कार्ड क्या है। तो 5 सेकंड का वक्त शुरू होता है दोस्तों आपके लिए। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। दोस्तों क्या पूछा है? भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। सभी लोग जानते हैं मॉन्टेसरी जो है भाषा आपकी शिक्षण की पद्धति है। यह इन्होंने किसके द्वारा है? तो मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दिया गया था। और यह आ जाए कि मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की है, तो भैया ये कहाँ की थी? इटली की रहने वाली हैं। मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की रहने वाली? इटली की रहने वाली हैं। और दूसरी बात आती है किंडरगार्टन की। तो किंडरगार्टन के भैया इनके किसने दिया था? तो आप सभी लोगों को पता होगा किंडरगार्टन की विधि किसने दिया था? तो फ्रॉवेल ने दिया था। किंडरगार्टन की विधि आप किसने? फ्रॉवेल ने दिया था। रेवाली के ड्रेवेल ने दिया था। अब आती चौथे ऑप्शन की, यानी किया गया दोस्तों शिक्षण पद्धति। ये आपके जो तीनों हैं ये सभी क्या है? आपकी शिक्षण पद्धतियां हैं। लेकिन जो चौथा ऑप्शन दिया गया है पद्धति नहीं है, ये आपकी अभिक्रमित अनुदेशन जो है आपका शिक्षण पद्धति नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 सेकंड आपके लिए वक्त दिया जा रहा है दोस्तों। स्टडी करके फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। यह 4 से 5 बार रिपीटेड हुआ है आपके टीटी एग्जाम में, यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 4 से 5 बार यह रिपीटेड हुआ है दोस्तों। तो महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। सभी लोग जानते हैं, बचपन से आपने अगर डीएड बीएड किया होगा, बी टीच किया होगा, अगर आपने डिप्लोमा लिया है तो समझ लीजिएगा यह प्रश्न आपके उसमें भी पूछा जाता है। तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा जो होती है उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, किसका मानना है या किसका मत है? तो यह परिभाषा है दोस्तों, और यह महात्मा गांधी का है। याद रखिएगा, बहुत ही बार दोस्तों पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, फटाफट कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। जो व्याकरण शिक्षण होता है उसके लिए क्या उपयुक्त नहीं होता है? देखिए सभी लोग जानते हैं दोस्तों, व्याकरण शिक्षण जो होता है वह रटने पर आधारित होता है, सूत्र पर आधारित होता है, और कहा जाए तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है, स्थूल से सरल से कठिन की ओर होता है। ये सभी यानी कि व्याकरण शिक्षण के लिए क्या होता है? ये निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, और ये आपका अव्यकृति प्रणाली, ये भी आपका आता है, व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत आता है। लेकिन उपयुक्त नहीं है दोस्तों। यह प्रश्न पूछा गया है तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। जो कक्षा अभिनय करने की प्रणाली जो है वह व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 5 सेकंड आपके लिए वक्त है, फटाफट कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन कौन सा आता है? देखिए हिंदी गद्य की बात कर रही है, बहुत सरल प्रश्न नहीं है दोस्तों, समझने वाली बात है कि जो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन क्या होना चाहिए। तो उद्देश्य कथन क्या होना चाहिए? यह प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात होना चाहिए ना, प्रस्तावना पर ही पूरा होता है, ये समझ लीजिए।
जो हिंदी के गद्य शिक्षण होता है वह प्रस्तावना पर ही पूरा यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे कंठस्थ होता है, फोकस होता है। बहुत से बच्चे लगा रहे हैं कि आदर्श वाचन के पश्चात होता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। जो शिक्षण शास्त्र होती है दोस्तों वह क्या करती है, 2-3 प्रश्नों को क्या होता है सही होते हैं, लेकिन बेस्ट टू बेस्ट मानती है। कि शिक्षण शास्त्र आपका यह कहता है पेडागॉजी कि बेस्टम बेस्ट जो ऑप्शन हो वह आपको बताना है। तो गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य का कथन आता है, वह प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 5वां प्रश्न है दोस्तों। फटाफट कमेंट करके इसका आंसर बताएं क्या होगा। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। अगर आपको शब्द का अर्थ स्पष्ट करना हो तो इसके लिए कौन सा तरीका आपको सर्वाधिक उपयुक्त लगेगा। व्याख्यान होगा, वाक्य प्रयोग होगा, भ्रमण होगा, या चित्र निर्माण होगा दोस्तों। तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है, सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करना हो तो सबसे जो सर्वाधिक तरीका होता है दोस्तों वाक्य प्रयोग होता है। अगर किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना हो, अगर यहाँ पे आकाश लिखा हुआ है, सभी लोग ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे आकाश लिखा हुआ है तो हमें क्या पढ़ना होगा, वाक्य का प्रयोग करना पड़ेगा। हमसे कुछ नहीं आता, बच्चा छोटा है, सर्वप्रथम बच्चा क्या करता है, वाक्य प्रयोग करेगा, यानी कि आकाश को पढ़ेगा तभी तो समझेगा भैया। ठीक है, वाक्य का प्रयोग करना सीखेगा तभी तो कर पाएगा। क्योंकि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने तो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है दोस्तों, तो वह आपका हो जाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाक्य प्रयोग हो जाएगा। अगर एग्जाम में आ गया प्रश्न दोस्तों, 6वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और डीपली प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और अपडेट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न पढ़िए और फटाफट आंसर दीजिएगा। और ये प्रश्न दोस्तों कोई यहाँ पे ट्रिक नहीं लगाना है, केवल ये आपको याद करना पड़ेगा कि वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। जब हम पढ़ते हैं तो सही सही क्रम पे बताया गया है, सही उपक्रम यहाँ पे क्या है, सही क्रम क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है। जब हम वाचन करते हैं यानी पढ़ते हैं तो जो हमारी पुस्तक और आंखों के बीच की दूरी होती कितनी होनी चाहिए, 10 इंच, 9 इंच, 11 इंच, 12 इंच, कितनी इंच होनी चाहिए। इसका आंसर तो आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। तो क्या याद करना पड़ा, अगर आप लोगों को पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों पुस्तक और आंखों के बीच की जो दूरी होती है वह आपकी 12 इंच होती है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए आपकी पुस्तक हो गई, ये आपकी पुस्तक हो गई, आप यहाँ पे रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपकी ये आइज हो गई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपकी आइज है और इसकी जो बीच की दूरी डिफरेंस पूछा है, पुस्तक और आंखों के बीच की दूरी डिफरेंस है, तो कितनी होगी, एग्जाम में आ गया तो आपकी 12 इंच हो जाएगा। ये आपको लोगों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, उम्दा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। और प्रश्न क्या कह रहा है कि किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। ट्रांसपेरेंसी आपने सभी लोग जानते होंगे लगभग, कि जो दृश्य उपकरण होता है ट्रांसपेरेंसी होता है वहाँ पर, यानी कि पारदर्शी जिसे बोलते हैं, का प्रयोग होता है। किस पर प्रयोग होता है, स्लाइड प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्टर में प्रयोग होता है, ओवरहैंड प्रक्षेपक में होता है, या आपके अपारदर्शी प्रक्षेपक में यानी कि ओपेक प्रोजेक्टर, या आपका एपिडायस्कोप में होता है, या आपका फिल्म स्ट्रिप में प्रयोग किया जाता है। तो जो दोस्तों आपका होता है पारदर्शी यानी कि दृश्य उपकरण में पारदर्शी या ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किस पर किया जाता है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस पर किया जाता है आपका ओवरहैंड प्रक्षेपक या प्रोजेक्टर पर किया जाता है, OHP कर किया जाता है, ओवरहैंड प्रोजेक्टर पर किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बहुत ही प्रश्न है, 3 से 4 बार रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए अपडेट प्रश्न बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVIP प्रश्न यह है कि मौन पठन के विषय में धारणा है। 5 सेकंड के लिए आपको वक्त दे दिया जा रहा है दोस्तों, फटाफट कमेंट करें। मौन पाठन के विषय में धारणा है, जो मौन पाठन है इसके विषय में क्या धारणा है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास करना, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, पढ़ने की धीमी ध्वनि ओंठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो मौन पाठ्य के विषय में सभी लोग अपने अपने आप की सभी लोग धारणाएं होगी, तो क्या क्या धारणाएं हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसकी जो सही धारणा है, सही पेडागॉजी, सही शिक्षण शास्त्र है कि मौन पाठन के विषय में क्या धारणा होती है,
तो एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास करते हैं। बहुत ही सही, आपने अगर पहला ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके तरफ से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपकी इनबॉक्स में मिलता रहे। दोस्तों बात करेंगे अगले प्रश्न की, और प्रश्न यह है दोस्तों, प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है। कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो प्रभाव के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार दोस्तों? प्रभाव का नियम, उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा उम्दा प्रश्न है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न बोल सकते हैं इसको। तो प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है। सुखद होता है, दुखद होता है, या एक और दो दोनों होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है, वह एक व दो, यानी कि दुखद भी होता है। दोस्तों बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके थर्नडाइक महोदय ने दिया था। और शिक्षा मनोविज्ञान की बुक्स किसने लिखी? तो आपके थर्नडाइक ने लिखी थी। एनिमल इंटेलिजेंस बुक्स किसने लिखी थी? तो आपके थर्नडाइक ने लिखी थी। थर्नडाइक आपके अमेरिकी वैज्ञानिक थे, पशु वैज्ञानिक थे, और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी आपको थर्नडाइक को कहा जाता है। थर्नडाइक ने दोस्तों मुख्य दो नियम दिए थे। पहला नियम है मुख्य नियम, दूसरा आता है गौण नियम। मुख्य नियम में आपका अभ्यास, तत्परता, प्रभाव या परिणाम का नियम होता है, और आपके गौण नियम में कौन कौन से होते हैं? बहुपद क्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण, सहचर क्रिया। किस पर प्रयोग किया इन्हों पे बिल्ली पे प्रयोग किया था। भूखी बिल्ली, मृत मछली ऐसी आ सकती है। अनुक्रिया करता क्या होगा? बिल्ली होती है, और दीपक जो है यहाँ पर आपका मृत मछली होगा। ठीक है। सिद्धांत इन्होंने 5 प्रमुख सिद्धांत दिए थे। संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, आपके संयोजनवादी का सिद्धांत। तो प्रभाव का नियम आपके किसने दिया था? सभी लोग जानते हैं। तो प्रभाव का नियम मुख्य नियम का एक रूप है, और यह आपके थर्नडाइक महोदय का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, और प्रश्न बहुत ही अच्छा लाजवाब प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध जो है होता है किससे होता है? दोस्तों 5 सेकंड का आपके लिए वक्त है। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों पर। ठीक है। भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं उसके प्रस्तुतिकरण का जो संबंध होता है प्रमुख रूप से किससे होता है? दोस्तों सभी लोग आप अध्यापक अध्यापिका यानी कि शिक्षक और शिक्षिका बनने जा रहे हैं। मान लीजिए आप शिक्षक हैं, ठीक है, अगर आप और यहाँ पर आप लोग शिक्षिका हैं, ये बात बताइए मेरे को कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत को अगर आपको बच्चों को प्रस्तुति करना हो तो का किस रूप पे प्रमुख रूप से संबंध होगा? सभी लोग बताइए। राइट आंसर सभी लोग बताइए। सभी लोग आप अध्यापक अध्यापिका शिक्षक शिक्षिका बनने जा रहे हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना पड़ेगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा लाजवाब प्रश्न है, समझने वाली बात है। बहुत अच्छा आंसर सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही। कुछ लोग छात्र लगा रहे हैं। देखिए इन दो बता रहे हैं, ये दो आपके गलत हैं, दो आपके नहीं होंगे। ए होगा या सेकंड होगा, फर्स्ट या सेकंड। कुछ लोग छात्र लगा रहे हैं, कुछ लोग शिक्षक लगा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कैसे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण कौन करेगा भैया? शिक्षक करेगा या छात्र करेगा? सभी लोग बताइए। प्रस्तुतिकरण कौन करेगा? आप अध्यापक के पद पर प्रयुक्त होने जा रहे हैं, तो बताइए भैया। सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं, प्रस्तुतिकरण कौन करेगा? आप करेंगे, यानी कि शिक्षक के द्वारा होगा। तो प्रमुख रूप से किसका संबंध होता है? प्रस्तुतिकरण में शिक्षक का संबंध होता है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक भी कर देंगे फटाफट, और दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों कि भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। जो भाषा शिक्षण की चुनाव की जाने वाली, अगर भाषा शिक्षण का अगर आपको चुनाव करना हो तो जो शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए, यानी भाषा शिक्षण पे चुनाव करने के लिए कौन सी बेस्ट शिक्षण विधि या किससे आधारित विधि से हम चुनाव कर सके? सभी लोग बताइए। तो दोस्तों ये बताइए मेरे को, यहाँ पर भी वही आ जाता है पहले क्वेश्चन की तरह, बाल केंद्रित होगा या शिक्षक केंद्रित होगा। तो यहाँ पर धोखा नहीं खाना है।
पिछले क्वेश्चन में आप लोग ने धोखा खाया, लेकिन यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि भाषा शिक्षण की चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए। किस पर आधारित होनी चाहिए भैया, आप ये बताइए। आप शिक्षक होने जा रहे हैं, शिक्षिका होने जा रहे हैं, किसको पढ़ाने वाले हैं। आप बोलेंगे सर बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए तो हमारी नियुक्ति होती है, शिक्षक बनते हैं, बच्चों छात्रों के लिए पढ़ाएंगे। तो जो आपकी भाषा शिक्षण का चुनाव की जाने शिक्षण विधि होगी, कैसी होनी चाहिए, आपकी बाल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि बालक को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपकी बाल केंद्रित शिक्षण विधि आधारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 5 सेकंड के लिए आपको वक्त दे दिया जा रहा है दोस्तों। प्रश्न लाजवाब है। प्रश्न यह है, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब बहुत बार, ये 4 से 5 बार दोस्तों यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो समझने वाली बात है यह प्रश्न क्यों बार बार आता है। तो भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना क्या कहलाता है, आपका शिक्षण सिद्धांत कहलाता है, शिक्षण सूत्र कहलाता है, वैज्ञानिकता पर या दार्शनिकता पर कहलाता है। तो सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे, हर भाई बहन सभी लोग कमेंट करें, हर गृहिणी भी कमेंट करेंगे, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी भारत देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न स्टेटों से आप लोग हैं, गाँव से हैं। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर आप लोगों का लाइक और प्यार स्नेह मिल रहा है, ये भी आपका शिक्षा जगत का परिवार है दोस्तों। तो बात करेंगे प्रश्न की, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन को शिक्षण करना होता है। दोस्तों देखिए, जो शिक्षण सूत्र होता है, अगर सरल से कठिन आ जाए, कठिन से सरल आ जाए, सूक्ष्म से स्थूल आता है, स्थूल से सूक्ष्म आता है, तो ये सभी आपके शिक्षण सूत्र से, ठीक है। कौन सा शिक्षण कहलाता है, आपका शिक्षण सूत्र का शिक्षण कहलाता है। ये आपको याद करना है, कंठस्थ करना है, समझ लेना है। और पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो भैया आज ही टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जायसवाल कोचिंग सेंटर, ठीक है। वीडियो के सबसे नीचे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों फ्री में आपको पीडीएफ फाइल यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, फ्री में। चलिए अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा समान रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है। शिक्षक द्वारा, किसके द्वारा, जब आपका नियुक्त होगा अध्यापक अध्यापिका शिक्षक शिक्षिका पर, तो आपके द्वारा जो समान रूप से बालकों में किस भाषा कौशल का विकास किया जाएगा। जब आप जाएंगे, ठीक है, तो सर्वप्रथम जो है, बच्चे क्या है, सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं, समान रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास करेंगे, श्रवण का, वाचन का, पठन का, लेखन का। तो बहुत सारे बच्चे वाचन लगा रहे हैं, पठन भी कर रहे हैं, लेकिन जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ बहुत ही अच्छी भाषा में, सरल भाषा में। जब भी आप देखिए, मान लीजिए प्रथम बार जा रहे हैं आप, बच्चे छोटे हैं, आप पढ़ाने जा रहे हैं, जब आप पढ़ाने जाएंगे तो क्या करेंगे, शिक्षक द्वारा समान रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास करना चाहिए। जब आप बोलेंगे तो छात्र क्या करेंगे, छात्र भी बोलेंगे, छात्र वाचन करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे। जब आप वहाँ पर बोलेंगे कक्षा में, तो छात्र क्या करेंगे, छात्र श्रवण करेंगे, यानी कि सुनेंगे, सुनेंगे तो भैया क्या करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो लिखेंगे, फिर वाचन करेंगे। यानी सर्वप्रथम क्या करेंगे, समान रूप से जो है, जब आप पढ़ाने जाएंगे तो बालक क्या करेंगे, श्रवण करेंगे, यानी कि सुनना हो जाएगा। तो किस भाषा का कौशल का विकास किया जाता है, श्रवण का सर्वप्रथम। जब अच्छे तरीके से सुनेंगे तो पढ़ेंगे भी अच्छे तरीके से, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न पर स्क्रीन पर दिया गया है, प्यारा सा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, कि श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो श्रवण कौशल होता है, छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहानी, कविता एवं निबंध संबंधी नियमों को सुनकर, एक दूसरे को सुनाकर, एक दूसरे सुन के बोलकर, एक व दोनों दो। दोस्तों जब आपके ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन आ जाए कि लगे कि एक से दो ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं, एक से दो ऑप्शन अगर आप पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, देखना है कि एक व दो दोनों ऑप्शन है, तो वहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आपको लगे एक से दो प्रश्न आपके सही हो रहे हैं ऑप्शंस, तो आपको क्लिक करना है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, एक दूसरे को सुनाकर किया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। और यहाँ पे आज की वीडियो हमने आपको बताया था 15 प्रश्न लेकर आए हैं, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो आप लोग बिल्कुल फटाफट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल मारिए, टिक मारिए, सही सही टिक मारेंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य है, जो भाषा के अन्य विषय जो और हैं, तो उनसे संबंधित कार्य कौन सा है, भाषा से जो अलग हैं अन्य विषय भी आपके, उनसे संबंधित कार्य क्या होगा, अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम है,
या अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम है, 1 व 2 दोनों होगा या प्रयोग का माध्यम होगा। तो क्या होगा भैया, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। लाजवाब प्रश्न था दोस्तों। मैंने आपको पिछले प्रश्न बताया था कि अगर आपको लगे 1-2 ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं तो आप लोग क्या करना है, तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे, 1 व 2 दोनों, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये आप लोग बताइए, ये 15 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, कमेंट करके जरूर हम बताएं। और 15 में से आप लोगों का स्कोर क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। हो सके तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह दोस्तों चैनल प्रधानमंत्री जी के सिद्धांतों पर चलता है, सबका साथ सबका विकास दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जहाँ भी जाइए खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम।